लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था आपका रोल ऑफ जनरल और स्पेशल टीचर, यही किया था ना। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीम टीचिंग क्या होती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग, टाइप ऑफ टीम टीचिंग, टाइप ऑफ टीम टीचिंग पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ टीम टीचिंग, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, क्या एडवांटेजेस हैं टीम टीचिंग की। आप बताइए पहले टीम टीचिंग क्या होती है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य बनाते हैं और मूल्यांकन भी साथ में करते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट। वेरी गुड। और इसमें स्टूडेंट्स का बेनिफिट इस वे में होता है कि उसको दो टीचर की एडवांटेज मिलती है, और स्पेशल जो भी उनकी नॉलेज होती है तो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। सही है, बिल्कुल। विषय को इसमें अलग अलग बांट कर पढ़ाया जाता है, टीचर आपस में बांट कर बच्चों को। कैन आई एक्सप्लेन? यस यस। मैम, शिक्षक द्वारा एक विषय दे दिया जाता है बच्चों को, और अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग विषय मतलब दिए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता है। तो उसको मतलब टीम टीचिंग को क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। गुड आफ्टरनून। क्लासेस में शिक्षक हमेशा करवाता है। और ये बच्चों के, क्योंकि इसमें सारे मतलब जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो भी आ जाते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं, सारे एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो इससे उन बच्चों का भी फायदा होता है जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, और उन बच्चों का भी फायदा होता है कि जिनको आ रहा है तो वो दूसरों को पढ़ा रहे, तो उनको और ज्यादा नॉलेज होएगी इस चीज से। और कोई? मेरे ख्याल में लगभग सब बच्चे आ ही चुके हैं क्लास में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टीम टीचिंग। ठीक है, टीम टीचिंग क्या है भाई? जो टीचर होता है उसके द्वारा क्लास में, क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक क्या है, टीम टीचिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टीम टीचिंग का क्या अर्थ बताया गया है? अलग अलग जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने टीम टीचिंग को लेकर अलग अलग अपनी धारणाएं दी हैं। इसमें बताया गया है टीम टीचिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कई टीचर अपने जो भी सोर्सेज हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उसे विद्यार्थियों की नीड के अकॉर्डिंग टीचरों की एक टोली द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। यानी कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे उमा ने बताया था, जब दो या दो से अधिक टीचर मिलकर बिना किसी उसके बिना किसी प्लानिंग के या इवैल्यूएशन के लिए एक से अधिक कक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक टीचर मिलकर जब क्या करते हैं, किसी विषय को पढ़ाते हैं या क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो भी टीचर है उसकी स्पेसिफिक स्किल्स का निर्धारित समय में अधिकतम लाभ उठाया जाता है। यानी कि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, आपको दो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों से क्या है, उनकी स्किल्स के बेस पर कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, जब दो या दो से अधिक टीचर मिलकर आपके सामने क्या करते हैं, टीच करते हैं, आपको आपकी इवैल्यूएशन करते हैं, क्लास में क्या है प्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये क्या बताया गया है यहाँ पर, टीम टीचिंग की बात की गई है। ठीक है, टीम टीचिंग के टाइप क्या बताए गए हैं भाई आपके?
टीम टीचिंग का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। जब एक ही डिपार्टमेंट के टीचर्स की टीम बनाई जाती है, या जब एक ही इंस्टीट्यूट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टीचर्स की टीम बनाई जाती है, या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के एक ही डिपार्टमेंट के अध्यापकों की टोली बनाई जाती है। यानी कि टीम टीचिंग क्या बताया, जिसमें 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर आपको टीच कर रहे हैं, और वो क्या है, जो टॉपिक उनका स्ट्रॉन्ग है वो टीचर क्या है डिफरेंट करके आपको टीच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 चीजें इन्होंने बताई हैं। या तो एक ही डिपार्टमेंट के, मान लीजिए आपका कॉलेज है, एक ही डिपार्टमेंट के एक ही डिपार्टमेंट के जो टीचर है वो आपस में टीम बना लेते हैं। मान लीजिए आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में मान लो बीएड का कॉलेज है, तो बीएड वाले अलग टीचर सारे मिलके एक टीम बना लेते हैं। दूसरा क्या है, जब एक ही इंस्टीट्यूट के, मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, उसमें क्या है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, एक आपका आर्ट वाला डिपार्टमेंट है, एक साइंस वालों का डिपार्टमेंट है, एक कंप्यूटर वालों का डिपार्टमेंट है। तो एक कॉलेज एक ही है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक टीचर ने मिलके क्या कर दिया, एक टीम बना ली, टीम प्रिपेयर कर ली, फिर वह आपको पढ़ा रही है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जब डिफरेंट आपके क्या होते हैं, विभाग के अध्यापक आते हैं, यानी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से टीचर आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे होता है ये कि आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, यानी कि एक टीचर आ गया आपका नारायणा कॉलेज से, एक टीचर आ गया आपका अदर कॉलेज से, एक टीचर आ गया और दूसरे कॉलेज से, लेकिन है एक ही डिपार्टमेंट के। तो इस तरीके से क्या है, टीम बनाई जाती है। और ये टीम क्या है, किस लिए बनाई जाती है, टीम के 2 मुख्य एस्पेक्ट होते हैं। एक तो लीड लेक्चर, अपना लेक्चर देना, दूसरा फॉलो अप। ठीक है, ताकि लोग उसको फॉलो करें। टोली के एरिया द्वारा विद्यार्थियों का बोधगम्य करने की। अब देखो, ये जो टीम टीचिंग होती है ना, ये कुछ स्पेशल पर्पज के लिए होती है, डेली नहीं होती। जैसे आपकी कोई वर्कशॉप लगाई जाती है, या कोई सेमिनार लगवाया जाता है, या फिर आपको कोई वैसे ट्रेनिंग देने के लिए आता है, तब जाकर टीम टीचिंग होती है। रेगुलर टीम टीचिंग नहीं होती आपकी। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है आपकी टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या है, आपके जो भी आपके मिडिल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक ही विभाग के अध्यापकों से की जाती है, और यह हर स्तर पर की जा सकती है, जिसमें एक सब्जेक्ट के 2 या 2 से अधिक अध्यापक होते हैं। और इस प्रकार के टोली शिक्षण व्यवस्था साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस ऐसे मूल्यांकन के लिए अमेरिका जैसे देशों में की जाती है। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो टोली शिक्षण है, टीम टीचिंग है, वो क्या है, अध्यापक शिक्षा, अध्यापक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए की जाती है। ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी के, फिलोसफी के, स्टैटिस्टिक के, कॉमर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक साथ आते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी बीए की, बीएड की, एमएड की जो क्लासेस होती है, उनमें क्या करते हैं, उनमें ट्रेनिंग के दौरान ये टीचर आते हैं और आपको क्या बताते हैं, टीचिंग के बारे में बताते हैं, और आपको उसके बारे में डिसिप्लिन सिखाते हैं। तीसरी टाइप की जो आपने पढ़ी थी, जिसमें क्या थे, डिफरेंट कॉलेजेस के या डिफरेंट इंस्टीट्यूट के एक ही डिपार्टमेंट से आते हैं। तो इसमें क्या है, अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों को बुलाकर विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। हाई स्कूल स्तर पर जहां विभागों में एक ही विषय का एक ही अध्यापक होता है, तब इस प्रकार की व्यवस्था संभव हो पाती है, और इस प्रकार इंस्टीट्यूशन में सहकारी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। इस टीम टीचिंग में टीचर्स सब्जेक्ट को इफेक्टिव रूप से पेश करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की इन्होंने टीचिंग बताई है। ठीक है, टाइम ऑफ टीम टीचिंग 3 प्रकार की बताई थी। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब इसने बताया है प्लानिंग ऑफ टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग को क्या है, इसने जो प्रोसीजर है टीम टीचिंग का 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन। ये 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले तो आप प्लानिंग करते हो कि हमें टीम टीचिंग करानी है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पहले देखो, जब भी कोई टीम टीचिंग है तो उसका पहले एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जब वो ऑब्जेक्टिव हमारा डिसाइड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं कि भाई हमें
हमें तो ये एक टीम टीचिंग के द्वारा ये कार्य पूरा कराना पड़ेगा। तो इसमें जो टीचर्स हैं, टीचर अपनी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी स्किल्स हैं, उनको ध्यान में रख के वे डिफरेंट प्रकार के कार्य करने के लिए उनको दिए जाते हैं। किसी को लीडरशिप का, किसी को क्या है स्पीच का, किसी को क्या है ऑब्जर्वेशन का कार्य दिया जाता है। तो जो टीम टीचिंग है उसके प्लानिंग के अंतर्गत टीचिंग के लिए एक संभावित फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें पूरी जितनी भी टीचिंग मटेरियल है, जितने भी साधन आप यूज कर रहे हो टीचिंग के लिए, उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो टीम के जितने भी टीचर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को बांट दिया जाता है, उनके ऊपर थोपा नहीं जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए टीचर्स का ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को ट्रेनिंग देना। आप देखो आपकी तो नहीं होती, लेकिन जैसे जो बच्चे डीएलएड करते हैं तो जब उनकी SIP आती है, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो उनकी स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होने से पहले के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन उनका प्रोग्राम डाइट में चलता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन जो भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, DIET, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर टीचर्स, हाँ ये नाम है। ठीक है, तो वहाँ से टीचर्स आते हैं और वो क्या है, एक टीचर नहीं आता, कई सारे टीचर एक साथ आते हैं, वो आपको बताते हैं। वो सारे टीचर क्या है, टॉपिक उनका एक ही है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं और उनको हमें बताना है कि कैसे आपको पढ़ाना है और कैसे क्या करना है आपको गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाके। तो वो उनको ये चीजें सिखा के जाते हैं। तो वो फर्स्ट के 2 डेज आते हैं। ठीक है, या फिर बच्चों को ही डाइट में बुला लिया जाता है। तो वो सारे के सारे डिफरेंट टास्क उनको बांट रखा होता है कि भाई एक टीचर बताएगा बच्चों को आपको ये करना है, दूसरा टीचर क्या है आपको जितनी भी आपको उसके दौरान SIP के दौरान, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान जितनी भी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनानी है, वो सारी चीज़ें दूसरा टीचर बताएगा। उसके बाद क्या होएगा ये आपको तीसरा टीचर बताएगा। ठीक है, तो ऐसे उनके सब बच्चों को एक साथ, मतलब इसमें सारे कॉलेजेस के जैसे एक सेमिनार हॉल में बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, सारे बच्चे सेमिनार हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनको बताया जाता है। ठीक है, तो इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्लानिंग होती है टीम टीचिंग की पहले। ठीक है, एक मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चे को जब स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उनसे पहले उनको अवेयर करवाया जाता है कि बच्चे आपको ये करना है, आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, आपको उस दौरान ये आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं। ये सारी चीजें उनको SIP से पहले सिखा दी जाती है। तो ये हो गया प्लानिंग ऑफ टीम टीचिंग। क्या उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग टीम टीचिंग। इसमें क्या बताया गया है, टीम टीचिंग सिस्टम में अच्छे और योग्य अध्यापकों की देखरेख में कार्य का क्या है प्रेजेंटेशन दी जाती है। ठीक है, दूसरी टोली के अध्यापक प्रस्तुति को सुनते हैं और उन्हें कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट के साथ लिखते हैं। इस प्रकार के तत्वों को विशेष रूप से अंकित करते हैं जिनका समझना विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं है, उसे पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं। शुरू में कुछ प्रश्न किए जाते हैं विद्यार्थियों की। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया गया है इन्हें कि वे क्या है, एक सारे टीचर एक क्या है, एक ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है, आपने जो टीचिंग का काम है उसको उसकी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों से क्वेश्चन किए जाते हैं। ऐसे करते करते क्या है, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या है, स्पीच शुरू हो जाती है। ठीक है, बच्चे उस स्पीच की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अध्यापकों के जब उनकी स्पीच खत्म हो जाती है, प्रवचन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे क्या है, इनके ऊपर अनुसरण करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी है। अब टीचर की अब विद्यार्थियों की जो वो एक्टिविटीज है उनको रेनफोर्समेंट दिया जाता है लीडरशिप के दौरान। ठीक है, अब क्या है, कुछ को फिर होमवर्क दिया जाता है उनको। तो इस तरह क्या बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम टीचिंग। उसके बाद थर्ड है क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टीम टीचिंग। ठीक है, इवेल्युएशन, अब जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था DLED वालों का, JBT वालों का, जिनको पहले 2 दिन और लास्ट के 2 दिन भी उन बच्चों को डाइट में जाना होता है। डाइट वाले इवेल्युएशन करते हैं। अब वही डिफरेंट सब्जेक्ट्स के या डिफरेंट एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग जो टीचर हैं वो क्या है, इवेल्युएट करते हैं कि भाई आप 1 महीना गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ा के आए हो, आपने क्या सीखा, आपने जो प्रैक्टिकल वर्क हमने दिया था वो आप करके लाए हो या नहीं लाए हो, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बच्चे कैसे थे, कैसे आपको सिखाने की टेक्निक आपने यूज की है। ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पर फिर इवेल्युएशन के दौरान देखी जाती है। ठीक है, आपके अंदर क्या क्या कठिनाई है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये बताए हैं इन्होंने प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग।
उसके बाद आता है आपका टीम टीचिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो भाई, एडवांटेजेस में क्या हो सकती हैं आपकी, अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर ओपन टॉकिंग, ठीक है, विद्यार्थियों को खुली चर्चा करने का अवसर मिलता है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की जो टीचिंग होती है वो एक बहुत बड़े ग्रुप या छोटे ग्रुप में विभाजित करके प्रत्येक विद्यार्थी को विषय पर चर्चा करने का क्या आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है, विचारों को, अपने विचारों को क्या है आपके सामने रखने का मौका दिया जाता है। इस तरह जो ये एक चर्चा होती है इसमें सभी बच्चे क्या है प्रोत्साहित होते हैं, भाग लेते हैं और विद्यार्थी अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन गेट नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट, बच्चे क्या करते हैं, जो भी एक्सपर्ट आपके पास आए हैं उन एक्सपर्ट्स का क्या है, उन्होंने जो आपको बताया है, जो ज्ञान दिया है उसका लाभ उठाते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो लर्निंग लेवल है वो और ऊपर हो। उसके बाद क्या है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, क्या बढ़ोतरी होती है आपस में जब बच्चे मिलते हैं और अदर टीचर से, जो उनके स्कूल के वो तो ठीक ही है, अगर वो बाहर वाले और टीचर से मिलते हैं, अब क्या है ह्यूमन रिलेशन बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका डेवलपमेंट ऑफ टीचर प्रोफेशंस, अध्यापकों का व्यावसायिक विकास होता है। जब टीचर भी क्या होते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर अपनी स्पीच देते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बताते हैं, तो हमें क्या है एक डीप स्टडी से ये पता चला है कि इससे हमारा जो टीचिंग लेवल है वो बढ़ता है, ठीक है। इसमें जो टीचर का जो प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है वो भी होती है, ठीक है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर क्या है एक दूसरे को वो सुझाव देते हैं, टीचर भी क्या है अपने साथ साथ जो दूसरे टीचर्स हैं उनकी क्या क्या टीचिंग स्टाइल्स हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, उन चीज़ों को भी वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सॉल्यूशन ऑफ रिसेंट प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए एक टीचर है, एक टीचर को नहीं पता दूसरा बता देगा, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है बच्चे को रिसेंटली मिल जाता है जो भी उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बताई गई है लिमिटेशन ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एक तो सबसे पहले बताया गया है ये इंटरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड चेंजेबल, परंपरागत रूढ़िवादी अभिवृत्ति एवं परिवर्तन संबंधी अवरोध। इसमें बताया गया है कि जो भी हमारी टीचिंग मेथड है, जो कैरिकुलम है, उसके साथ हमारे टीचर इतने उसके अंदर रट गए हैं कि अगर उन्हें वास्तविक रूप में थोड़ा सा भी चेंज लाना पड़े तो वो उसकी भी चेष्टा नहीं करते, ठीक है। दूसरा डिफरेंट रोल ऑफ टीचर, रोल्स भी क्या है, टीचर्स का अलग अलग रोल है। कोई क्या है जैसे अध्यापक कभी स्पेशलिस्ट, कभी डिफरेंट डिपार्टमेंट के सदस्य, कक्षा के सदस्य सफलतापूर्वक निभाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या है वे अवरोधी भी हो सकते हैं। डिफरेंट रोल है टीचर का, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चर, जो टीम टीचिंग है उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि ग्रुप में विद्यार्थियों का चयन, अध्यापकों की जो टीम फॉर्मेशन है, शिक्षण की जो टाइम है वो किसी कठोर नियम या व्यवस्था में से बांध दिए जाएंगे, ठीक है। समयानुकूल परिवर्तन करने की छूट इसमें नहीं दी जाती है, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं दी जाती, इसमें फिक्स कर दिया भाई इतने 3 घंटे का तो 3 घंटे आपको वो ऐसे करना ही पड़ेगा। उसके बाद लैक ऑफ डिटर्मिनेशन कोऑपरेशन अमंग द टीचर, कई बार ऐसा होता है टीचर्स की मान लीजिए आपस में नहीं बनती है तो उनका आपस में क्या है कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी जो उनकी जो टीचिंग है वो इफेक्टेड होएगी उससे। आगे डिफिकल्टी टू सेटल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब अनेकता में एकता को स्थापित करने में भी कठिनाई आती है। हर एक टीचर की जो स्पेशलिटी होती है वो अलग होती है, कोई किसी ढंग से पढ़ाता है, कोई किसी ढंग से पढ़ाता है, तो सब में क्या है एक साथ तालमेल बिठाना ये भी मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद है आपका लैक ऑफ सुटेबल एंड बिग रूम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब आपको अधिकांश स्कूलों में क्या है बड़े कमरों में जब सेमिनार हॉल का अभाव होता है, यानी कि जहाँ पर सेमिनार हॉल नहीं है तो वहाँ पर क्या है आपको बच्चों को सेटल्ड करने में ये जो सुटेबिलिटी है उसकी कमी आ जाती है, ठीक है। पर्याप्त स्थान की कमी का भी अभाव इसमें रहता है। तो ये दे रखा है आपका टीम टीचिंग के बारे में, समझ में आ गया। यस मैम। मैम समझ में तो आ गया लेकिन मेरे बुक में है नहीं ये। कोई बात नहीं बेटा, चैट जीपीटी का जमाना है, कुछ भी डालो आ जाएगा।
मैम मेरे और मैम बुक मेरे में बुक ना में ना मेरे बुक में हर टॉपिक के पहले समावेशी लगा दिया है। समावेशी शिक्षा में टीम टीचिंग क्या है, ऐसे करके सब में समावेशी लगा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है रोल। हाँ जी मैम। मैम आप कौन और से मैम बुक मेरे से बुक उसमें में पढ़ा रहे ऐसे ये दिया होता हुआ है है ना, कोलैबोरेटिव जो टीचिंग के ना ये टाइप्स हैं। समावेशी। हो? मैम आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? लक्ष्मी पब्लिकेशन। अरे वही है बेटा, लक्ष्मी वाली बुक है, बस ये थोड़ी मोटी है, तुम्हारी थोड़ी पतली है। मैम जो हमें बुक्स मिली है ना उनमें ज्यादा ना क्वेश्चंस नहीं है और इलैबोरेट तो करा ही हुआ नहीं है क्वेश्चंस को ज्यादा। कोई बात नहीं, तुम अपनी मेन पॉइंट आ गए, उनको तुम ना अपने अकॉर्डिंग वो कर लो, एक्सप्लेन। जी 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 हाँ। है ना, मेन तो आपको पॉइंट आने चाहिए, पॉइंट को कितना ही बढ़ा लो आप, कितना ही घटा लो। यस मैम। ये हो सकता है आपकी बुक में मेन मेन चीजें दे दी हो, कई बुकों में क्या है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख देते हैं। हाँ मैम ये हो सकता है कि वो ज्यादा अब इलैबोरेट तुम कर देते हैं देखो, उन चीजों को। अब तुम देखो, तुम क्लास में इतने सारे बच्चे हो, इतने सारे बच्चों में है कि वाक विकार भाषा विकार से भिन्न होता है। वाक विकार से ग्रसित बच्चों को शब्दों की, ध्वनियों की बोलने में समस्या होती है। इस समस्या से ग्रसित बालकों को दूसरों से संवाद करने में भी कठिनाई होती है, अर्थात वे अपने शब्दों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते या उन्हें दूसरों की बातों को समझने में समस्या आती है। वाक विकार चिकित्सक वह पेशेवर हैं जो भाषण और भाषा विकारों का निदान और उपचार करता है। वे व्यक्तियों, विशेषकर उन बच्चों की कठिनाइयों का निदान करते हैं जिन्हें संचार, भाषा की समझ अथवा सामाजिक संचार कौशल में कठिनाई होती है। वाक चिकित्सक इस समस्या से ग्रसित बालकों को शब्दों को उचित प्रकार से समझने एवं बोलने में सहायता करते हैं। वाक चिकित्सक बच्चों के वाक दिव्यांगता का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण या टेस्ट करते हैं। ये परीक्षण प्रायः 3 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर होते हैं। फिर भी पहचान न होने पर निम्नलिखित टेस्ट किए जाते हैं। इसमें पहला टेस्ट है डेनवेर अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन स्केल, डेनवेर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। चौथा है हेयरिंग टेस्ट, श्रवण शक्ति का परीक्षण। और पांचवा पीवाडी चित्र शब्दावली टेस्ट, संशोधित अंक। ये तो समझ में नहीं आ रहा है मैम, बुक से तो बेसिकली यही कहा गया है मैम, जिसको जिस बच्चे को बोलने में, सुनने में या कम्युनिकेशन करने में दूसरे से दिक्कत आती है, उसको उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। उसमें कैसे पता चले कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो ये 5 टाइप के टेस्ट दिए हुए हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे मैम, वाक विकार के उपचार में चिकित्सक की भूमिका क्या होती है? रोल ऑफ थेरेपिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। इसमें दिया हुआ है, वाक विकार के उपचार के लिए चिकित्सक विभिन्न पद्धतियों को उपयोग में लाते हैं। वे अभिभावकों को बच्चों की उचित देख-रेख करने की सलाह देते हैं। चिकित्सा के समय अभिभावक भी वहां उपस्थित रहें, जिससे घर पर भी वे इसे दोहरा सके। इसके साथ ही अभिभावक को बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उचित संचार के विभिन्न पहलू हो सकते हैं तथा एक वाक चिकित्सक इन्हें प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित रहता है, जैसे परस्पर संपर्क, खेल कौशल, ध्वनियों का उत्तर देना। उसके बाद है शब्दों एवं वाक्यों को समझना, मांसपेशियों एवं समन्वय का सामना करना, शारीरिक गति एवं विचारों द्वारा गति, चिन्ह, चित्र एवं भाषण, बोलने के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। वाक विकार चिकित्सक बच्चों के परिवारों की भी सहायता करते हैं जिन्हें खाने पीने की प्रक्रिया में कठिनाई होती है। इतना दिया हुआ है मैम, ये तो मुझे समझ में नहीं आया पढ़ के। मेरे में इतना भी नहीं दे रखा ना। बाकी बच्चों को कितना समझ में आया? स्पीच थेरेपिस्ट क्या होते हैं? जैसे कि मैंने चैट जीपीटी पे देखा, तो उसमें तो कुछ आसान आसान से दिए हुए हैं।
या तो वहां से कर लेना। एक तो देखो भाई, जिनको बोलने संबंधी बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जो भी होते हैं उनको क्या बोला गया है यहाँ पे, स्पीच थेरेपिस्ट बोला गया है, ठीक है। जो होंगे, मान लीजिए आपके बच्चे में भी अगर किसी को बोलने में कोई दिक्कत है तो हम किसके पास लेके जाते हैं उनको, स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में बताया गया है। तो इसको अगर बुक में नहीं है, मेरी बुक में नहीं है, तो आप बाकी बच्चे जिनकी बुक में है तो ठीक है, नहीं है तो आप गूगल पे से या चैट जीपीटी पे से देख लेना इसको। ये मैम, ये जो 4-5 टाइप के टेस्ट दिए हुए हैं, डेनवर टेस्ट, अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन स्केल, डेनवर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, ये सब किस टाइप के टेस्ट होते हैं? बेटा स्पीच को 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार ये निकाल ही लूँ स्पीच थेरेपिस्ट वाले, या मेरे पास एक बार फोटो सेंड कर दो ठीक है मैम। ताकि देख के बता दूंगी फिर। देखो बेटा, इसमें बताया गया है कि जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि बच्चों को क्या है, वो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। सबसे पहले तो मान लीजिए अगर हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है, तभी हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या फिर उसके बोलने में कोई कमी है, यानी कि या तो वह तुतलाकर बोलता है या हकलाकर बोलता है, तो तब हम वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो स्पीच थेरेपिस्ट क्या है, एक प्रोफेशनल होता है जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है, या उसको जो भी बच्चे को जो भी कठिनाई आ रही है उसका समाधान करते हैं, ठीक है। जिन्हें आप क्या है, कम्युनिकेशन या भाषा की समझ रखने वाले कौशल, यानी कि जिन्हें संचार, यानी कि जिनको कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, वो वाले सारे इनकी कठिनाइयों को कौन दूर करता है, स्पीच थेरेपिस्ट करता है। अब स्पीच थेरेपिस्ट में इसमें बताया गया है कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज की समस्या से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो बच्चे सही ढंग से क्या कर रहे हैं, उचित प्रकार से समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्या इन बच्चों में लैंग्वेज रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। तो इसको क्या है, इस डिसेबिलिटी को क्या है, कुछ टेस्ट के द्वारा पहचाना जाता है। और ये जो टेस्ट होते हैं ये 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर ही होते हैं, ताकि परंतु फिर भी पहचान न होने पर सबसे पहले तो मैं क्या, 3 साल तक बच्चे का पता लग जाता है कि वह बोल पाता है नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो उनके क्या है, कुछ ये टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या है, 5 टाइप के टेस्ट बताए गए हैं। एक तो बताया गया है डेनवेर, एक है अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन स्केल, डेनेवर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, हियरिंग टेस्ट, तथा उसके बाद क्या है, चित्र शब्दावली टेस्ट या संशोधित अंक। इसमें क्या होता है बेटा, जब हम एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, मान लीजिए आप अपनी आइज को ही दिखाने जाते हो, तो आपसे एक बार तो क्या, वो दूर जो अक्षर होते हैं वो पढ़वा के देखते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर लेंसेज लगा के देखते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो भी बच्चों के लिए सबसे पहले क्या है, उनकी जीभ को खुलवाकर एक टूल होता है उसकी सहायता से देखा जाता है। फिर क्या है, अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन स्केल में क्या है, एक चेक किया जाता है, यानी कि अलग अलग टेस्ट है ये। फिर क्या है, एक मशीन के द्वारा भी उनका टेस्ट किया जाता है कि बच्चे की साउंड को चेक किया जाता है, मोटी तो नहीं है आवाज़ या क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर जो क्या है उनकी मान लीजिए जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, तो उसकी क्या है, सुनने की भी क्षमता को टेस्ट किया जाता है, हियरिंग टेस्ट भी उसका किया जाता है कि बच्चे को सुनाई देगा तभी तो वह क्या है, चीज़ों को समझेगा और आगे बोल पाएगा, ठीक है। तो उनका दोनों ये भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या है कि चित्र शब्दावली टेस्ट है, पीओडी आपको क्या है, बच्चे को क्या है, कुछ पिक्चर्स दे दी जाती है और उसमें क्या है, कुछ रैंडमली वर्ड दे रखे होते हैं, और बच्चों को क्या होता है, वे वर्ड बोल के दिखाने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और बोल के दिखाते हैं तब उनको पता है कि कौन सा बच्चा क्या है, इनको सही से बोल रहा है या कोई इनको बोलने में क्या है, हिचकिचाहट कर रहा है या बोलना नहीं आ रहा है उनको। तो ये सारे क्या है, 5 जो बताए हैं यहाँ पे, ये टेस्टों के नाम है बेटा, ठीक है। और इनको समझ में आए? यस मैम। मैम ये यस मैम। तीसरे से लेके 5वें तक का टेस्ट का नाम बताना प्लीज। 2 तो हो गए, बाकी नहीं लिख पाए मैं। इसमें बेटा एक तो है डेनवेर, दूसरा है अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन स्केल, थर्ड है
डेनवेर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, डेनवेर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद है हियरिंग टेस्ट, पीवोडी, चित्र शब्दावली टेस्ट, पीवोडी पिक्चर एब्रीवेशन टेस्ट, ओके, थैंक यू मैम। उसके बाद बताया गया है रोल ऑफ थेरेपिस्ट इन चिकित्सक की क्या भूमिका है इसमें, रोल ऑफ थेरेपिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। वो क्या है, अलग अलग जो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी पद्धतियां दी गई हैं या जो भी टूल्स दिए गए हैं जिनको वह यूज़ में लाकर अभिभावक जो भी पेरेंट्स हैं उनकी देख रेख में, उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या है वह अपने टेस्ट करता है, और जो भी पेरेंट्स हैं उनको बच्चों की क्या है एक प्रॉपर देखभाल करने की सलाह देता है। उनको वहाँ उपस्थित रहते हैं, घर में जब भी रहते हैं तो उनके ऊपर नज़र रखे, उनसे जो वर्ड है उनको बार बार रिपीट करवाए जो उनसे नहीं बोले जा रहे हैं, बच्चों की जो फिजिकल स्वास्थ्य है उसका पूरा ध्यान रखे, जो कम्युनिकेशन में उनको जो जो दिक्कत आ रही हैं उनको कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी वो बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने बताई है यहाँ पर एक स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में। उसके बाद क्या है आपका साइकोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये समझ में आ गया स्पीच थेरेपिस्ट वाला? यस मैम। उमा बाकी के और पेजेस सेंड करना मेरे पास, आपके पास है ना ये साइकोथेरेपिस्ट और ये? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, ये send करो। फिजियोथेरेपिस्ट है हाँ और जी, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, हाँ भेज जी। दी मैम। ठीक है, कल कॉलेज में, आज छुट्टी है ना, आज गवर्नमेंट ओके हॉलिडे, मैम। आज मैं घर से ले रही हूँ ना, आज नहीं बोला उसने सिखाने, पिछली बार बोल रही थी मैडम आप घर से क्लास ले रहे हो। चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके ओके मैम, गुड ओके, बाय आफ्टरनून मैम। मैम, टेक केयर। बाय मैम।